मैडम कमिंग बैठिए। हर्षवर्धन, जी मैडम। अपना बोर्ड मेंबर को परिचय दीजिए। मैडम मेरा नाम हर्षवर्धन लाल है। मैं पटना का स्थायी निवासी हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई मेरी पटना से ही हुई है और मैंने अपना इंजीनियरिंग खड़गपुर से किया है, आईटी खड़गपुर से। उसके बाद मैंने नौकरी की है लगभग 9 साल जिंदल स्टील पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ में और एक्सपो यूटिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में। मेरी हॉबीज़ मेडिटेशन करना है, किताबें पढ़ना है। जी सर। मेडिटेशन करना और किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ना। आप आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, जी मैडम। वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट। जी मैडम। आप प्रोजेक्ट मैनेजर वाले में क्यों आना चाहते हैं? मतलब आप इससे अच्छे वाले में भी जा सकते थे, इससे अच्छे यूपीएससी भी आप दे सकते थे और बीपीएससी की और भी पोस्टें हो सकती थी। जी मैडम, मैंने यूपीएससी दिया है इस बार, मेरा प्रीलिम्स में हो गया है, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। ये मुझे बताइए कि आपका बीटेक में कौन सा ब्रांच रहा है? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। क्या होता है इसमें, क्या पढ़ा जाता है? मैडम इंडस्ट्रीज़ में जैसे कोई प्रोसेस होता है, जैसे कि पैकेजिंग होता है, तो उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स किए जाते हैं बहुत सारे स्तर पर। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कंट्रोल और उस सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके सारा प्रोसेस कंट्रोल और मैनेजमेंट से रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंट्स से बना है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का पढ़ाई और उसके अराउंड जो भी है वो इसमें पढ़ा जाता है मैडम। ठीक है, मुझे बताइए जो आपने बीटेक में नॉलेज ली है उसका प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैडम मैंने बीटेक में जो पढ़ाई की है और उसके बाद मैंने जो अपने 2 साल मैंने अपना फील्ड का उसमें जॉब भी किया है इंडस्ट्री में, तो उसका नॉलेज मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे बिहार में इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनका कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, उनको क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है, कहाँ रिक्वायरमेंट है, तो ये सब समझने में मुझे आसानी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीनरी लगानी है, कौन सी लगानी है, कितनी कॉस्टिंग है, ये वगैरह वगैरह। आपने जिंदल स्टील के साथ वर्क किया है? जी मैडम। मुझे ये बताइए कि अगर कोई स्टील इंडस्ट्री लगानी है बिहार में तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? मैडम उसका रिक्वायरमेंट होता है रॉ मटेरियल्स। जैसे कि रॉ मटेरियल जैसे कि अगर सीमेंट प्लांट लगना है, जैसे बिहार में हैवी सीमेंट प्लांट, तो उसमें लाइमस्टोन को स्टील वाले में स्टील के लिए मैडम सबसे पहले तो आयरन ओर चाहिए, कोल चाहिए, डोलोमाइट या फिर लाइमस्टोन चाहिए। ये सब मुख्य रॉ मटेरियल्स हैं। और भी बहुत सारे ये सब और भी छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि ये रॉ मटेरियल्स स्टील बनाने में और उसको प्लेट बनाने में लगते हैं। और उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वेरियस लेवल पे, आपका अनट्रेंड मैनेजर्स, फिर आपके टेक्नीशियंस और ये सब, फिर आपका मशीन्स चाहिए, आपका एक स्मेल्टर चाहिए, प्लेट मिल के लिए सारे रोलर्स चाहिए और सारे लॉजिस्टिक्स के सारे सामान चाहिए। मार्केटिंग के लिए भी आपको सारा व्यवस्था चाहिए। तो वो एक 3 हो गया। और मैडम फिर सप्लाई चेन में मार्केटिंग, मैंने मार्केटिंग ही पहले बोला, तो मार्केटिंग का, पैकेजिंग का, ये सब सारा चाहिए मैडम। तो आप मार्केटिंग फील्ड से रह चुके हैं? यस मैडम। मैनेजर से। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि बिहार के लिए कौन कौन सी इंडस्ट्री सुटेबल है यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ के प्रोस्पेक्ट को देखकर? मैडम यहाँ तो जैसे कोई भी असेंबल करना हो, जैसे कि बिहार डायमंड पोर्ट है जो कोलकाता में, उससे नज़दीक है। झारखंड है उसके साउथ में। तो मेजर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती हैं बिहार के आसपास होती हैं, तो यहाँ असेंबल किया जा सकता है। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, स्कूटर्स, ये सब चीज़ें। आपका फूड मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये इसका सबसे बड़ा स्कोप है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है मैडम। सीमेंट का हो सकता है और यही सब चीज़ें मैडम मशीनरीज़ की हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे असेंबल करना आसान है क्योंकि ये रोड से अच्छा कनेक्टेड है बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से भी। तो असेंबल से सारा सामान असेंबली
जी, तो उससे आपका जैसे कि आपका आईटी इंडस्ट्री, कंप्यूटर को असेंबल किया जा सकता है, अच्छा, मशीन्स को मुझे ये असेंबल बात किया जा बताइए, सकता है। आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड में जो सप्लाई चेन थी वो डिसरप्ट हुई, जी मैडम। ठीक है, और इंडिया इस पर वर्क कर रही है कि चाइना पे से डिपेंडेंसी हटा देने की, और भी वेस्टर्न कंट्री कर रही है। तो ये सप्लाई चेन को हम लोग बेहतर कैसे बना सकते हैं ग्लोबल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से, बताइएगा। सबसे पहला चीज़ है मैडम, इसमें डाइवर्सिफाई करना है अपने सप्लाई चेन को। जैसे कि हम लोग ऑयल लेते हैं, तो ऑयल में भारत का एक बहुत 10 साल पहले होता था कि हम लोग वेस्ट एशिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो अभी उस डिपेंडेंस को ख़त्म किया जा चुका है, लगभग ख़त्म किया जा सकता है, बहुत ख़त्म किया जा चुका है। अभी हम लोग का जो सप्लाई है डाइवर्सिफाइड कंट्री से हो रहा है। पहले ईरान से भी होता था, अभी रशिया से हो रहा है। तो सबसे पहला डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन में डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा है सप्लाई चेन में वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में मैडम जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब कि ज़्यादा दूर से चीज़ें नहीं ली जाएं, पास से ली जाएं, ताकि जो लॉजिस्टिक है, शिपिंग में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो और किफ़ायती हो। जैसे मुझे ये बताइए, आपने मलक्का स्ट्रेट का नाम सुना हो? जी मैडम। जो चोक पॉइंट इसको कहा जाता है। जी जी मैडम। ये मलक्का स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडी को जोड़ता है? मैडम ये साउथ चाइना सी और नीचे इंडियन ओशन को जोड़ता है। साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को जोड़ता जी है। मैडम। वहाँ उसके पैरेलल में एक और कैनाल बनाने की बात कर रहा है चाइना। क्या बता सकते हो उस कैनाल कहाँ पे बना रहा है, किस कंट्री में बना रहा है, उस कैनाल का नाम क्या है, स्ट्रेट का नाम क्या है? इस डिटेल का नाम तो नहीं जानता हूँ मैडम, अभी मैं नाम नहीं जानता हूँ। मैं हिंट कर देती हूँ, वो थाईलैंड में। जी अच्छा। जी क्राई कैनाल होता है, CRA, क्राई कैनाल। टाई स्टेट के नाम से उसको जाना जाता है। जी जी। सब ठीक है। आपने इंस्ट्रूमेंटेशन से अपना बीटेक जी किया, सर। जी सर। तो तो बताइए कि किस किस इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताइए जिनका हम बेसिकली स्टडी करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। सर इसमें फ्लो मीटर्स है, जैसे कि कोई पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो फ्लो मीटर उसका क्या रेट है, किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। लेवल मीटर्स होता है, जैसे कि कोई सीमेंट भरा हुआ है किसी कंटेनर्स में, साइलो में भरा हुआ है, तो किस लेवल तक भरा हुआ है, ये एक लेवल मीटर होता है। और भी टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर होता है, प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर होता है, और सर स्पीडोमीटर होता है स्पीड नापने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जो प्रोसेसर है, कंप्यूटर प्रोसेसर, जी सर। तो आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में इसे भी जानते हो, प्रोसेसर जो कंप्यूटर में प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स है सर। तो बताइए कि अभी कौन सा जनरेशन प्रोसेसर का चल रहा है? सर इसमें डिटेल तो मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ सर 5th जनरेशन चल रहा है अच्छा, मेरे हिसाब से। जो ठीक है, जो 8085 और 8086 ओल्ड वर्जन थे, ठीक है, तो ये किन जनरेशन से लिंक्ड है? सर इतना डिटेल में नहीं जानता हूँ मैं सर। ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो आया है क्वांटम इंटेंगलमेंट, आप जान रहे हैं? सर इसमें डिटेल जानकारी नहीं है सर मेरे। कुछ भी, कुछ एक बेसिक जानकारी? सर क्वांटम कंप्यूटिंग का मैंने तो कंप्यूटिंग से हाँ उसका सर, अलग। उसके अलावा मैं नहीं जानता हूँ सर इसके बारे में। अच्छा, ये बताइए कि ये सबसे अच्छा और फास्टेस्ट और डेटा स्पीड वाला कंप्यूटर कौन सा है अभी वर्तमान में वर्ल्ड में? मेरे हिसाब से सर सुपर कंप्यूटर ही है, और सबसे वही सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली होगा, और और हायर रेंजेस। और सर नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद पहला USA का है, और शायद पहला USA का है। अच्छा ठीक है। अगला ये बताइए कि बीट्स का यूज अभी हम कर रहे हैं, जी सर। ठीक है। अब बीट्स से भी कुछ हायर वर्जन, बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट के यूज होने का बात किया जा रहा है, उसका क्या नाम है? बिट से ही फंडामेंटल, वही उसको अब नया क्यूबिट। मैं अपना अंदाज लगा रहा हूँ सर। क्यूबिट। क्यूबिट, उसका क्या मतलब हुआ? सर क्वांटम बिट्स। मतलब इसका क्या मतलब? सर एक क्वांटम का जैसे बिट्स होता है बेसिक यूनिट, उसी तरह क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक यूनिट क्यूबिट्स होता है सर।
जैसे बीट्स तो आप लोग हम लोग 0 और 1 जानते हैं। जी सर, जी सर। उसी पर सारा बेस्ड है बीट्स वाला। तो क्यूबिट्स किस पर बेस्ड है, वही हम आपसे पूछते हैं। सर क्यूबिट्स मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन मेरे ख्याल से सर वो क्वांटम स्टेट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर बेस्ड है सर। इसको जानना हो, ठीक है। जी सर। और आपने एक मेडिटेशन दिया है। जी सर। तो मेडिटेशन में कुछ हमें प्रमुख आसनाज के बारे में बताइए। सर मेडिटेशन में मैं आसन तो सर योगा से रिलेटेड है, मेडिटेशन थोड़ा उससे अलग है। और आसना में तो सर जैसे सर्पासन हो गया, भुजंग आसन हो गया, सुखासन हो गया, पद्मासन हो गया, ये सब योगा से रिलेटेड है। क्या आप सूर्य नमस्कार जानते हैं? जी सर। सूर्य नमस्कार में किस देवी देवता का से जोड़ करके इसे देखा जाता है? मेरे ख्याल से सूर्य भगवान से तो अब ऐसा है, और उसके अलावा मुझे जानकारी नहीं है सर। क्या इसे कंप्लीट आसन कह सकते हैं सूर्य नमस्कार को? चूँकि इसमें बहुत सारे आसन इन्वॉल्व हैं तो एक हिसाब से कहा जा सकता है कि ये पूरे बॉडी। अगर नंबर आप सामान्य तौर पे बता पाएंगे? सर एक सर मुझे 2 3 4 5 6 है शायद सर। एक बार इसे देखिए, ठीक है। जी सर। क्या आप प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में यहाँ आना चाहते हैं? जी सर। आपने IIT खड़गपुर से बीटेक किया है, जी साथ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम किया। जी सर। तो आपको फाइनेंशियल, मुझे लगता है फाइनेंशियल लॉस काफ़ी होंगे यहाँ आने पर। तो क्या बात है जो आपको यहाँ आने की वजह पर है? सर मेरा 2 साल में मेरा कैंपस प्लेसमेंट JSPL इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड में हुआ था। वहाँ से फिर 2 साल बाद सर असल में मुझे मेरा लाइफ में एक सिद्धांत है सर, मैं कोई काम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ सर। तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था वहाँ जिस पद पे था और जिस तरह से काम हो रहे थे। मुझे लगा कि मैं कहीं और अच्छा कर सकता हूँ, तो मैंने उसी समय डिसीजन लिया था UPSC की तैयारी करने के लिए। तो 1 साल मैंने UPSC की तैयारी की, लेकिन चूँकि 2015 प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ तो फिर मैंने फिर से ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर जब कोविड आया तो वो सर मुझे वो जॉब छोड़ना पड़ा। तो अभी इसीलिए मैं फिर से सर UPSC की तरफ तैयारी कर रहा हूँ। बीच में मैंने इसका भी एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा हो गया सर, इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। मतलब जो आप लग रहा है आपको वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, आप वो बोल जी रहे हैं। सर। मतलब किस तरह के काज वहाँ पर थे? सर वहाँ का काम बहुत इम्पर्सनल था सर। जैसे कि अब सेटिस्फैक्शन है, अब एज ए ह्यूमन बीइंग सेटिस्फैक्शन जब होता है तब दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। लेकिन वहाँ का काम बहुत ही ऑफिस जॉब था, इम्पर्सनल था, मशीन्स के साथ ज़्यादा था। तो वो मुझे लगा कि मैं उससे सेटिस्फैक्शन नहीं ले पाऊँगा। फिर आप आपके पास ऐसे गुण होंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए सूटेबल हों, तो आप बताइए आप कौन से आपसे गुण हैं? आप कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब को सबसे पहला गुण कैंडिडेट आपको कैसे माना है? जी सर, सबसे पहला गुण मैं समझता हूँ सर इकोनॉमी को लेके सर, किसी चीज़ में किफ़ायती, कौन सा काम ज़्यादा किफ़ायती होगा। मैं परचेज़ मैनेजर भी रह चुका हूँ, तो नेगोशिएशंस हम लोग करते थे। तो अभी हम लोगों ने जहाँ तक देखा है, जितना भी एक्चुअल दाम होता है तो इंडस्ट्रीज़ को जो पार्टीज़ कोट करती हैं वो कम से कम उसका दुगना प्राइस कोट करती हैं। तो हम लोग नेगोशिएशन में सबसे पहले जो हम लोग टारगेट प्राइस फिक्सिंग में ये सब हम लोग ने किया है। तो ये सब चीज़ों में मैं सर मैं समझता हूँ कि ये काम देगा प्रोजेक्ट मैनेजर में। G20 का समिट अभी इंडिया में हो रहा है। जी सर। मतलब कौन कौन से देश हैं, किस तरह के देश वहाँ उसमें शामिल हैं G20 में? G20 में सर वर्ल्ड के मुख्य जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि USA, कनाडा, भारत, लगभग कितने देश हैं? सर 19 कंट्रीज़ हैं और एक EU है सर। EU है, यूरोपियन यूनियन। चलिए, अभी आपने कहा कि जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, आपने UPSC छोड़ दिया तैयारी, फिर जॉब ज्वाइन की, फिर आपने कोविड में जॉब छोड़ के UPSC की। आप सेटिस्फाई कर सकते हैं कि एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपका सिलेक्शन हम लोग करते हैं, होता है आपका सिलेक्शन, आप इस जॉब को छोड़ के आप नहीं जाएंगे दूसरी जॉब के प्रति?
सर मैडम मुझे नहीं लगता है कि मैं ये जॉब छोड़ूंगा, क्योंकि मान लीजिए कि आप अभी प्रोजेक्ट मैनेजर में आपका सिलेक्शन हो जाता है, जी मैडम, आपने कहा कि आपने यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया, ये बहुत अच्छी बात है। जी मैडम, आपका कल को आईएएस आईपीएस या चाहिए आईआरएस पोस्ट पे किसी पे भी हो जाता है वहाँ पे यूपीएससी में, जो बहुत अच्छी बात है। तो आप तो ये फिर पोस्ट छोड़ देंगे। तो उस समय मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा मैडम, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो वो निर्धारित करे, मतलब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पोस्ट मुझे मिल रहा है, तो वो तो बात की बात है मैडम। एक ओवर क्वालिफाइड आदमी को तब क्यों दे? सर मैं ओवर क्वालिफाइड नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल सटीक क्वालिफाइड हूँ सर इसके। क्योंकि तुरंत क्विट, कहीं आप जॉब क्विट कर दें तो? सर ऐसा नहीं है, मगर इतना मैं भी अपना जीवन जी रहा हूँ सर, तो मैं इतना अस्थिर कोई जीवन नहीं जी सकता है सर। हर साल कोई जॉब मेरा, जैसे कि मैंने इतना संघर्ष किया है 2021 के बाद मैंने इस जॉब लेने के लिए बिहार सरकार में, अब मिलने के बाद मैं छोड़ दूँ इतने आराम से, तो ये सर पर्सनल लाइफ के लिए और पर्सनल लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपका मान लीजिए यूपीएससी आप ज्वाइन करते करते आपका यूपीएससी का रिजल्ट हो जाता है सर, तो जैसे मैंने पहले भी कहा सर, वो तो एक बात की बात है। दूसरी बात है कि उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, अब उसमें कौन सा पोस्ट मिले ना मिले और परिवार के सदस्यों में क्या डिसीजन रहे सर, ये सब बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। तो इन सब्जेक्टिव चीज़ों को लेके सर मैं इस पोस्ट को नहीं छोड़ सकता हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैडम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू। आ जाइए फिर बैठ जाइए। यस मैडम। मैं बोल रही हूँ, कंक्लूड कर देती हूँ। नॉलेज आप में अच्छी थी, जी मैडम, कॉन्फिडेंस भी आप में देखा, और आईआईटी से पढ़े हुए तो झलक तो आएगी ही उसकी। जी मैडम, कम्युनिकेशन गुड है आपका। आई कांटेक्ट कहीं कहीं पे वीक हो जा रहा है आपका, ठीक है। जैसे आप बात कर रहे हो तो आप आंसर इस तरह से दे रहे हो, तो ऊपर जैसे है मेरा लुक, तो यहाँ पे आई कांटेक्ट टूट रहा है आपका। दूसरी बात है कि आप फ्लॉज मत बताइए किसी सिस्टम का, क्योंकि हर सिस्टम में क्या है, कमियां हैं, आप लिख सकते हो। लिख सकते, थैंक यू मैडम। हाँ, फ्लॉज मत बताइए किसी सिस्टम का, वो आपका निगेटिव साइड शो कर रहा है कि आपको हर चीज़ में कमी निकालनी दिखती है, ठीक है। इस चीज़ से बचिए। आपको पॉजिटिव दिखाना है कि हाँ, हर अपने बेटरमेंट के लिए मैं जॉब स्विच करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकता हूँ, मैंने जो भी सीखा है वहाँ से अपना एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, ताकि कॉमन पीपल का क्या हो, भला हो, पब्लिक का, आम जनता का भला कर सकूँ। इस टाइप से आंसर दीजिए। वहाँ पे ऐसा था, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ये नहीं, ये आपके निगेटिव साइड को शो कर दे रहा है, ठीक है। बाकी सब आप में अच्छा है। और आई कांटेक्ट के लिए आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए और भी इंटरव्यू कीजिए आप, ठीक है, तो वो आई कांटेक्ट करना सही हो जाएगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच।